हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेतु एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हमने डिस्कस किया था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साथ ही साथ में कौन से एक्ट्स इनेक्ट हुए थे, कब क्या अडॉप्ट किया गया था, सारा चीज हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनवरी 26 तक हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था, लागू किया था, उस डे भी इतने स्टेट्स थे? नहीं। उस टाइम पे कितने स्टेट थे देखा जाता है तो 14 स्टेट्स थे जब 1956 से। तो 14 से 28 स्टेट का सफर कैसा रहा, ओके, क्या डिमांड रही स्टेट की, सेंट्रल की, उस हिसाब से हम सारा चीज देखेंगे। ओके, जो बेस्ट हो सकता है देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो काफी सारे अमेंडमेंट हुआ, तो इस वीडियो में हम काफी डिटेल देखेंगे। अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसमें वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, अदर पीएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे, एसएससी, सबको कैटर किया गया कि इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे 3 एस्पेक्ट पे। सबसे पहले फैक्चुअल पार्ट, जो काफी सारे ग्रुप बी लेवल के एग्जाम तक आता है, सी डी, ओके। फिर हम देखेंगे एनालिसिस पार्ट, जो ग्रुप ए लेवल की एग्जाम्स होती है, जैसे यूपीएससी, पीएससी हो गया, उसमें आता है। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही मिलेंगे और साथ साथ में करंट अफेयर भी मिलेगा। तो आपको एक वन डेस्टिनेशन पे सारा सोल्यूशन मिलेगा। तो आप क्या करिए, ये वीडियो पूरा देखिए और अंडरस्टैंड करिए। काफी इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। तो हमारा जो सफर रहा इवोल्यूशन का, वो रहा स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, फिर देखेंगे ट्राइबल स्टेट, ओके, फिर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर रेजुलेशन ऑफ बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स। ओके, तो अभी हम जो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 में हम क्या डील करेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, सो पार्ट 1 में क्या कहता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें कितने आर्टिकल है? इसमें टोटल आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। ओके, तो अब ये पार्ट 1 में हमें क्या दिखा है, तो अगर इसका एसेंस जानेंगे तो इसमें बोला है कि जो इंडिया है ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। ओके, और इंटरनल बाउंड्री क्या है इसकी, फ्लेक्सिबल है। ओके, फिर हम देखेंगे जो आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये डुअल नॉमेनक्लेचर है, जिसमें क्या डिसाइड किया जाता है, ओके, इसमें डिफाइन किया गया है कि हमारी मॉडर्निटी और साथ ही साथ में ट्रेडिशनल आइडेंटिटी। ओके, तो यूनियन जो है वही वर्ड क्यों यूज किया गया, ओके, फेडरल क्यों नहीं। तो जो बी आर आम्बेडकर है, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो यूनियन है ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। जैसे हमारे यूएसए में क्या हुआ था, सारे स्टेट ने एग्रीमेंट करके उन्होंने अपना यूनियन फॉर्मेशन किया था। ओके, तो हमारा यूनियन उस तरीके से नहीं है। तो जब यूनियन फॉर्मेशन हुआ है तो वो सिसिड भी हो सकता है। तो सिसिड मतलब क्या हो सकता है, वो रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, एक कंट्री वहां से सेपरेट भी हो सकती है, पर इंडिया में नो राइट टू सिसिड। मतलब अगर कोई स्टेट चाहता है कि मैं इंडिया के यूनियन से बाहर जाना चाहता हूं, तो वो कभी नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली हमने यूनियन रखा। दिस इज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फिर सेकंड है क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया बॉर्डर देन यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है, तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ओके, वो काफी बॉर्डर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है, जिसमें क्या आता है, सारे स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती है, और एनी टेरिटरी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्वायर्ड करने वाली जो भी टेरिटरी होगी, तो वो क्या आएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर जो यूनियन ऑफ इंडिया है, तो इसमें हम देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या है, पावर, फंक्शन, गवर्नेंस, ये सारा चीजें डिस्कस किया जाती है। तो कभी ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ओके, तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट मींस क्या, अगर जैसी कोई भी बाहर की टेरिटरी है जो यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, मतलब
जो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जैसे कोई नया स्टेट, हम एक एग्जांपल लेते हैं सिक्किम, पहले इंडिया के टेरिटरी का पार्ट नहीं था, फिर वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बना। वैसे कोई भी ट्रेड जो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है और वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बनना चाहता है, वो इनकॉर्पोरेट होना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 2 दिया है। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे पौंडीचेरी और सिक्किम। तो सिक्किम हमने 1975 में इसको क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। पौंडीचेरी जो थी फ्रेंच सुजर्निटी में थी, ओके, तो फ्रेंच कंट्रोल कर रहे थे, फिर वो इंडिया के पार्ट बने। तो ये जो भी नया स्टेट स्टेब्लिश करना है उसके लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2। ऑलवेज कीप दिस थिंग्स रिमेंबर। ओके, तो ये अप्लाइज टू टेरिटरी नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी मेरा क्वेश्चन है आपका जो पीओके है, तो क्या उसको अगर कल हम पीओके को इंडिया के अंदर ले लेते हैं तो वो इंडिया का पार्ट आर्टिकल 2 में एडमिशन होगा या आर्टिकल 3 में, इसका मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, आर्टिकल 3 काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम। अगर ऑलरेडी जो हमारे पास स्टेट है, यूनियन है, ओके, यूनियन टेरिटरी में अगर हमें कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, एक स्टेट को बाइफरगेट करके, या 2-3 स्टेट मिला के एक नया स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट का हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है, बाउंड्री ऑल्टर करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है। पर अभी जब कोई स्टेट का नाम चेंज करना है या नया स्टेट बनाना है या बाउंड्री को कम ज्यादा करना है, तो उसके एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर को हमें समझना है। तो वो प्रोसीजर कैसे होती है कि सबसे पहले जो भी बिल पास करने से पहले उसके लिए हमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। तो प्रेसिडेंट का जैसे रिकमेंडेशन मिलता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करता है, जो भी कंसर्न स्टेट होगा उनके पास भेजेगा, और जो कंसर्न स्टेट है वो अपने कंसर्न क्या करेंगे, ओके, बताएंगे कि भाई हमें क्या करना है, थोड़ा स्टेट बड़ा करना है, छोटा करना है, नाम चेंज करना है, जो भी है। और वो जैसे वो बिल होता है वो कहाँ पे जाएगा, पार्लियामेंट पे। पर जब पार्लियामेंट के बाद जो बिल आता है तो जो भी स्टेट के कंसर्न होंगे वो बाउंड नहीं है कि पार्लियामेंट उसको सुनेगा। ओके, वो उसको रिजेक्ट, रिफ्यूज भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अभी इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जब तेलंगाना बनाया था तो आंध्र प्रदेश में ये बिल अपोज्ड हो गया था 100%, पर तभी भी पार्लियामेंट ने तेलंगाना एक न्यू स्टेट क्रिएट किया गया। तो ये चीज आपको रिमेंबर करना है। क्या करना है, सबसे पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद जो कंसर्न स्टेट है, ओके, तो उनके लिए वो बिल सेंड किया जाएगा, वो उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ चेंजेस लाना है, जो भी है उनका जो भी कंसर्न है वो कंसर्न पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट बाउंड नहीं है इसके लिए। ओके, क्लियर। फिर अभी जैसे कोई भी लॉज बनाते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, तो वो लॉ ऑटोमेटिकली कहां पे अमेंड होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में। तो इसलिए आर्टिकल 4 को सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि कुछ भी चेंज हो गया तो जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ओके, और जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है उसमें बोला गया कि राज्यसभा सीट्स अलोकेट, वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, अमेंड हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस होंगे ऑटोमेटिक होंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल 4 को सेल्फ एग्जीक्यूशनरी आर्टिकल। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रिमेंबर। तो इसलिए क्या है कि अभी इसमें जो भी अमेंडमेंट्स होता है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो आर्टिकल 368 में जिस तरीके से अमेंडमेंट होता है, स्पेशल मेजोरिटी, ओके, ये सारे चीज की जरूरत नहीं होगी, बस सिंपल मेजोरिटी से ये पास होगा। तो आर्टिकल 4 आपको क्लियर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आर्टिकल 3 के बारे में हम कुछ थोड़ा और जानते हैं। जो आर्टिकल 3 है वो है डिनोमिनेशन। ओके, डिनोमिनेशन मतलब स्टेट में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो सेसेशन कर सके, मतलब वो इंडिया से जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां से बाहर निकल पाए। कोई भी न चाहते हुए क्या नहीं कर सकता, इंडिया से अपना स्टेट बाहर नहीं जा सकता है। मींस कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, किसी दूसरे स्टेट के साथ जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक केस आया था, बेरूबारी यूनियन केस। तो क्या होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ बेरूबारी रीजन के कुछ जमीन हम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे, तो पार्लियामेंट ने, नेहरू जी ने क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या मैं आर्टिकल 3 के तहत क्या ये जो लैंड है वो पाकिस्तान को दे सकता हो? तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था नहीं करके, कि आप कोई भी सोरेन टेरिटरी ऑफ फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल 3। याद रखना, तो आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी पार्लियामेंट, ओके, कोई भी जमीन इंडिया की टेरिटरी वो किसी भी स्टेट के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 में, जो भी स्पेशल मेजोरिटी में होगा। क्लियर? ओके, क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे देश में जो
टेरिटोरियल प्रोटेक्शन और इंटीग्रिटी होना चाहिए और नेशनल सोरेनिटी होना चाहिए। क्लियर? तो आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 काफी अच्छे से समझ गया। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस आर्टिकल से बन सकते हैं। फिर अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो यूनियन फॉर्म हुआ था उसमें प्रिंसली स्टेट को किस तरह से इनकॉर्पोरेट वो इंटीग्रेट किया गया। तो हमने देखा है कि जो एक फेज था 1947 से लेकर 1950 तक का, उसमें हमने क्या किया, प्रिंसली स्टेट। अभी सबसे पहले देखेंगे प्रिंसली स्टेट क्या होता है। तो प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट थे जहां पे किंग और जो भी राजा महाराजे वहां पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो उनको प्रिंसली स्टेट थे। तो ये प्रिंसली स्टेट थे तो वो ब्रिटिश के साथ एसोसिएट तो थे पर उनके पास अपनी एक ऑटोनॉमी थी, इंडिपेंडेंसी थी। ओके, पर उनके ऊपर जो डोमिनेंस स्टेटस था वो किसका था, हमेशा ब्रिटिशर का था। ओके, कोई स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेट था, कोई डायरेक्टली कंट्रोल में था। ओके, तो अभी देखते कि 1947 तक इंडिया में अप्रोक्स 552 प्रिंसली स्टेट है। कितने थे? 552। और जैसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, लैप्स होगी। ओके, और जो स्टेट्स थे, जो प्रिंस स्टेट, तो उनके पास एक ऑप्शन दिया कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट ले लो, आपके पास फुल अथॉरिटी है। तो अभी काफी सारे स्टेट ओके चाह रहे थे कि हम इनके साथ जुड़े या नहीं जुड़े, तो उस पर डिस्कशन हो रहा था। तो इसी में क्या होता है, जो हमारे सरदार वल्लभ पटेल थे और वीपी मेनन थे, ओके, इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हर प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा के साथ जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे और म्यूचुअली उनको इनवाइट करेंगे कि आप इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट हो और उसके लिए हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, जैसे प्रीवी पर्सेस हो गया, पेंशन हो गया, जो जो उनकी डिमांड थी, और उनको हम एक्सेप्ट करेंगे जो हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट करती है। तो जब ये सिस्टम किया गया, ओके, तो अभी ये सिस्टम जब लाया गया तो उसमें क्या किया गया, तो उसमें सबसे पहले देखें उसमें कुछ लीगलिटीज थी क्या। हाँ, तो जो की लीगल इंस्ट्रूमेंट थे जो इंटीग्रेशन के लिए यूज किया था, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, जहां पे इंटरनल, ओके, एक्सटर्नल और कम्युनिकेशन, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये किसके पास रहेगा, इंडियन यूनियन के पास रहेगा। ओके, और फिर होगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मीन्स नथिंग। यहाँ पे क्या होगा, टेम्पररी, हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, पर वो टेम्पररी बेसिस रहेगा। ओके, जैसे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और कम्युनिकेशन। ओके, और ये तीसरा था मर्जर और कॉन्वेनेंट। ओके, जिसमें हम पूरी तरह से मर्ज करेंगे, जैसे फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेस हो गया। ओके, क्लियर? तो अभी हमने देखते हैं कि जैसे एक मर्ज हुआ था, एक प्रोविंस जिसका नाम था पेप्सू, पटियाला और पंजाब जो स्टेट था उनको हमने पूरी तरह से मर्ज कर दिया था। तो अभी देखते हैं जब 1947 तक, तो लगभग 552 में से 549 स्टेट्स ऑलरेडी क्या हो गए थे, इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गए थे। ओके, इनकॉर्पोरेट हो गए थे, पर 3 स्टेट क्या थे, आउटलायर थे। तो वो कौन थे, एक था जूनागढ़। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ वो एसोसिएट इनकॉर्पोरेट करे, पर वहां पे हिंदू मेजोरिटी होने की वजह से तो वहां पे काफी ज्यादा अपराइजिंग्स हुआ। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे रेफरेंडम किया गया 1948 में, और रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों की राय लिया गया कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो सभी ने बोला कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है। तो इसलिए रेफरेंडम के बेसिस पे कौन सा स्टेट को हमने इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट किया, जूनागढ़, रिमेंबर। फिर जो निजाम स्टेट था वो काफी पावरफुल स्टेट था, तो उनको लगता था कि हम इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ओके, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो वहां पे क्या हो गया, जो वहां के रजाकस थे, मिलिट्रीज थी वहां की, उन्होंने काफी वायलेंस किया था। तो उस वायलेंस के काउंटर में इंडिया ने क्या किया, पुलिस एक्शन किया, और पुलिस एक्शन के बाद उस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन पोलो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किसके खिलाफ किया था, हैदराबाद के खिलाफ किया गया था। ओके, और हैदराबाद ने फिर क्या करेंगे, सरेंडर कर दिया और इंटीग्रेटेड टू इंडियन, ओके, इंडियन यूनियन में वो इनकॉर्पोरेटेड हो गया। फिर जो तीसरा स्टेट था, आपको तो पता होगा, काफी फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जो महाराजा हरि सिंह है, तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रखा था। अभी मैंने डिस्कस किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस कम्युनिकेशन, ट्रेड वो पाकिस्तान के साथ कर रहा था, पर जो पाकिस्तान के जो
ट्राइबल्स थे उन्होंने अटैक कर दिया और उन्होंने जो महाराजा ने इंडिया से क्या क्या हेल्प मांगी। तो जैसी इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडिया ने बोले थे कि हम हेल्प तो करेंगे पर आपको हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA साइन करना पड़ेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 में ओके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, जिसमें उनका डिफेंस, एक्सटर्नल और कम्युनिकेशन वो किसके पास रहेगा, इंडिया के पास होगा। और उनको क्या किया गया, एक स्पेशल आर्टिकल बनाया जो है आर्टिकल 370, फिर बाद में 2019 में उसको रिपील किया गया। ओके तो ये आर्टिकल 70 में स्पेशल स्टेटस मिला, जैसे उनका अपना फ्लैग होगा, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके काफी सारे जहां इंडिया के लोग वहां पे जाके जमीन नहीं ले सकते, तो वो इंडिया के पार्ट होके भी नहीं थे, तो वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो नहीं, और आज भी वहां पे वो फीलिंग्स दिखती है। तो इसलिए हमने क्या किया, आर्टिकल 370 के बाद वो पूरी तरह से हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट रहा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, हमने देखा कि अचीवमेंट्स कैसे किए गए। तो जो यूनिफाइड किया गया 552 एंटिटीज और स्टेट्स। ओके तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पटेल मेनन की स्ट्रेटेजी कैसी थी, डिप्लोमेसी थी, लॉ था, लिमिटेड फोर्स यूज किया गया था, जिससे हमारा आज जो भारत देश दिख रहा है वो इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। काफी ज्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़े। तो अभी हम देखते हैं कि जब ये इंट्रीगेट हो गया तो हमने स्टेट को कैटेगराइज किया था। तो जो हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो क्लासिफिकेशन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के हिसाब से। तो पार्ट ए में हमने कौन से प्रोविंस रखे थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिसको इलेक्टेड गवर्नर और लेजिस्लेचर क्या करते थे, डायरेक्ट रूल करते थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। ओके फिर पार्ट बी में जहां पे प्रिंसली स्टेट थे, तो जहां के जो गवर्न कौन करता था, जो वहां के राज प्रमुख होते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर एंड पेप्सू, पंजाब एंड पटियाला स्टेट। ओके चीफ कमिश्नर पार्ट सी में याद रखना। तो चीफ कमिश्नर जो थे ऐसे प्रोविंस जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे, तो जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, ओके हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अजमेर एंड कुर्ग, ये कैसे थे, हमारे छोटे स्टेट्स थे, प्रिंस स्टेट, जहां पे कमिश्नर सिस्टम, जैसे आज के डेट में हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव LG होता है, उस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। ओके फिर थे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, जैसे अंडमान एंड निकोबार, ये याद रखना। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है पार्ट 1 में कौन से थे, तो याद रखना आप पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, थोड़ा फैक्चुअल होता है पर पढ़ आप अगर रिपीटली पढ़ोगे ओके तो याद हो जाता है। फिर अभी यहाँ पे एक स्टेप पूरा कवर हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेसिस देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट ओके आपके एग्जाम में कुछ बेनिफिट ला सकते हैं और आपको इससे बेनिफिट होगा, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।